गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि कोई धारावाही चालक है वो एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है और चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाया हुआ गति कर रहा है। तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने कल निकाल लिया था जो कि था IBL साइन थीटा। अगर वो लंबवत होगा तो IBL यानी मैक्सिमम बल लगेगा, और यदि वो क्षेत्र की दिशा में होगा ये तो चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा, तो साइन जीरो हो जाएगा। और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो F बराबर उस पर शून्य बल लगेगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य कार्यरत बल। ये दो समांतर धारावाही चालक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत भीतर की ओर, क्रॉस मैं आपको बता चुका हूं, डॉट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर या ऊपर की ओर भी बोल सकते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर और नीचे की ओर। बाहर होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और भीतर यानी नीचे की तरफ। ओके, तो इन दो धारावाही चालकों में इसमें I1 मान की और इसमें I2 मान की धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, अब इनकी जो लंबाई है वो है हमारी कैपिटल L। इन दोनों चालकों की लंबाई सेम है और धारावाही चालक और इनकी लंबाई है कैपिटल L। इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है R। अब यहाँ पर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे। बाएं हाथ का नियम से हम क्या देखते हैं कि धारा जब ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, यहां से हम देखते हैं धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, बाहर की तरफ लगेगा। बाहर की तरफ मतलब इसके लंबवत लगेगा। लंबवत, तो ये हम यहां से बल ले लेते F1 बल। ओके, F1 बल ले लिया। अब जब यहाँ पर F1 बल लग रहा है तो ये धारावाही चालक है, इसके कारण इस पर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वो चुंबकीय क्षेत्र होगा B2, क्योंकि इसके कारण उत्पन्न होगा, और ये भी इसके ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हमें वो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसके कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हमारा क्या होगा, B2। लंबा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, लंबवत भीतर की ओर या नीचे की ओर। यहां से मैं इसको नीचे की ओर ले लेता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत। तो ये क्या आया हमारा B2। ओके, ये है हमारा B2। सेम टू सेम एज इट इज इस पे, इसके कारण भी इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगेगा और इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगेगा B1। और डॉट यानी हम सब जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर या ऊपर की ओर, दोनों एक ही है। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर B1। ओके, ये हमारा B1 आ गया। अब जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहां पर भी लगाएंगे, जैसे ये धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है, ये धारा ऊपर प्रवाहित हो रही है IBF, ये हमारी I धारा प्रवाहित हो रही है। हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र ये रहा IBF, I मान की धारा यहाँ से, ये हमारी I है। फर्स्ट उंगली जो है हमारी I को शो करेगी ये। तो यहाँ से हम देखते हैं, इससे ही मैं आपको बता देता हूँ, I जो है ऊपर की ओर जा रही है, ये B ऊपर की ओर बाहर की ओर आएगा। लंबवत है, लंबवत बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर होगा, इसलिए हमने इसको ऊपर की तरफ कहा है। क्रॉस है यानी लंबवत नीचे की ओर, तो नीचे की ओर जा रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र की बल की दिशा तो यहाँ पर भी लंबवत बाहर की ओर होगी। ओके, तो यहां से बल भी हम लंबवत लेंगे तो लंबवत इस ओर आएगा। यहां पर बल क्या लगेगा, F2, क्योंकि यहाँ पर I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो F1 बल लग रहा है लंबवत, और F2 हम जानते हैं तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए हमने इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले लिया है। और यहाँ पर B2 धारा नीचे की तरफ आ रही है, क्यों, क्योंकि क्रॉस है। क्रॉस यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत भीतर की ओर और भीतर की ओर होती है यानी नीचे की ओर। लंबवत बाहर की ओर डॉट में, तो डॉट बाहर की ओर मतलब ऊपर की ओर। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, आप नोट कर लो। हाँ, तो इसको नाम भी दे देते हैं हम PQ हमारा धारावाही चालक 1 और RS हमारा धारावाही चालक 2। डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, अब हम लिखेंगे लैंग्वेज। तो ये नोट कर लो आप, बहुत ही इजी लैंग्वेज है और बहुत ही इजी डेरिवेशन है, आप यूं कर लोगे। डायग्राम बना लो फटाफट। डायग्राम तो आपको पूरा समझ में आ गया। L लंबाई है, R दोनों के बीच का डिस्टेंस है, फ्लेमिंग का नियम हमने लगाया है, I मान की धारा प्रवाहित हो रही है, वहां पर क्रॉस है इसलिए नीचे की ओर और डॉट है इसलिए ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये आपको पता ही है कि कभी भी धारावाही चालक खुद पर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, कोई दूसरा धारावाही चालक इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा B2, और ये इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा B1। ओके, नोट कर लो। हाँ, तो अब हम लिखेंगे लैंग्वेज
कि माना पी क्यू व आर एस दो समांतर धारावाही चालक है। पी क्यू व आर एस हमने दो धारावाही चालक देखे, दोनों एक दूसरे के समांतर है, ये हम बता चुके हैं, और दोनों की लंबाई भी समान है, परस्पर आर दूरी पर स्थित है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, ये मैं बता चुका हूँ। और अब ये क्रॉस और डॉट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट एक बार आप वापस लिख लो ताकि आपको माइंड में रिकॉल हो जाए। क्रॉस अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत भीतर या नीचे की ओर। क्रॉस यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उस धारावाही चालक में, वो भीतर की ओर होगी, भीतर की ओर यानी नीचे की ओर, यहां से ऊपर से जाएगी, नीचे होके आएगी। ये आपको मैंने डायग्राम पूरा बताया था उस टाइम बना के, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब। ओके, और डॉट यानी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर या ऊपर की ओर। बाहर की ओर यानी ये बाहर की ओर जाएगी यानी ऊपर की ओर, यहाँ पर हमारा डॉट होगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, तो ये भी आप पॉइंट्स लिख लो, यहाँ पर B1 और वहां पर B2। कागज के तल के लंबवत इसलिए क्योंकि आप कॉपी में लिख रहे हो, इसलिए कागज के तल के लंबवत। मेरे को तो बोर्ड के तल के लंबवत लिखना चाहिए, बट आप लिखो कागज के तल के लंबवत, यानी तल के लंबवत जो जिस पर वो स्थित है उस तल के लंबवत ऊपर की ओर या नीचे की ओर। ओके, तो लैंग्वेज लिख लो आप। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पी क्यू चालक में आई मान की धारा प्रवाहित हो तो चालक आर एस के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये आपके एक अनुप्रयोग था एम्पियर के नियम का, बट वो इस साल आपके कोर्स से कट चुका है इसलिए आपको करवाया नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके कारण पी क्यू चालक में जब आई वन मान की धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चालक आर एस के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जब यहाँ पर B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B1 किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, जब I1 मान की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। ये हमारा फॉर्मूला है कि जब किसी एक चालक में कोई धारा प्रवाहित करते तो उसके कारण किसी दूसरे चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो होता है B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। ये आपके कट चुका था इसलिए आपको नहीं करवाया, बाकी यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना कोई हार्ड नहीं है। B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। ओके, तो यहाँ पर नोट कर लो आप। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कि चालक RS में I2 मान की धारा प्रवाहित करे जो कि चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के ये वही है जो हमने कल पढ़ा था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये इसने क्या कहा है RS में I2 मान की धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ पर RS है, RS में जैसे ही हमने I2 मान की धारा प्रवाहित की, धारा प्रवाहित करे जो कि चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत है। आपको पता है यहाँ पर B1 चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसके B1 के लंबवत है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कैसे लगेगा, वही फॉर्मूला हमारा F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर F क्या होगा, F होगा F2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा F है F2 है। हम सब जानते हैं RS में जो बल उत्पन्न हो रहा है हमारा यहाँ पर लंबवत F2 है, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा लंबवत क्या है B1 है, तो यहाँ पर मैं चुंबकीय क्षेत्र लिखूंगा B1। ओके, तो ये हमारा फ्लेमिंग का नियम जब हम अप्लाई करेंगे RS में, तो धारावाही चालक RS में अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग का नियम, तो F2 इक्वल्स टू I B1L साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा और बल तीनों ही परस्पर लंबवत है, तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा भी परस्पर लंबवत ही होंगे, तो उन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और थीटा की वैल्यू अगर हम भरे साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, हम सब जानते हैं 1 होती है, तो 1 अगर हम भरे तो F2 इक्वल्स टू IB1L। यहां तक आप नोट कर लो। समीकरण 1, इसको समीकरण 2 नाम दे देना।
ओके हाँ, तो सॉरी, यहाँ पर धारा भी प्रवाहित हो रही है, धारा I2 प्रवाहित हो रही है, धारा को भी हम नाम देंगे I2। I2, यहाँ पर I2 ही धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर नाम देंगे I2 F2 B1। ओके, समीकरण नंबर 2। हाँ, तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, अब यहाँ पर हमारे पास B1 है और यहाँ पर हमारे पास B1 की वैल्यू है, तो B1 की वैल्यू समीकरण 1 से उठाकर हम समीकरण 2 में रखेंगे, ये यहाँ पर। ओके, तो ये नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम यहाँ से वैल्यू भरेंगे। ओके, यहाँ से हम वैल्यू भरेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, F2 इक्वस टू I1 एज इट इज, सॉरी I2 है, यहाँ पर I2 धारा प्रवाहित करते हैं, I2 एज इट इज, L भी ऐसा कैसा। अब हम रखेंगे B1 की वैल्यू। B1 की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट I1 अपॉन, म्यू नॉट I1 थी अपॉन 2 पाई R, ये हमारी वैल्यू थी। तो यहाँ से हमारे पास F2 इक्वस टू म्यू नॉट L I1 I2 अपॉन 2 पाई R, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आप नोट कर लो। हाँ, तो यहां से हम एक और चीज निकालेंगे कि प्रति मीटर लंबाई पर कार्यरत बल, प्रति मीटर लंबाई पर कार्यरत बल, यानी धारावाही चालक की जो प्रति मीटर लंबाई है उस पर कार्यरत बल क्या होगा। प्रति मीटर लंबाई यानी L का भाग देना पड़ेगा F2 है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं F2 इक्वस टू L I1, सॉरी म्यू नॉट I1, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ओके, अब एज इट इज हमें क्या निकालना है, अभी तो हमने किस पर निकालना है, RS पर निकाला है। अब हमें निकालना है RS के कारण PQ पर जो उत्पन्न होगा वो बल। तो वो बल हम ऐसे ही नहीं निकालेंगे, इतनी वापस हमको गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट निकालेंगे इसी प्रकार, क्योंकि वो भी किसके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से व्युत्पन्न हुआ है और ये भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से व्युत्पन्न होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ओनली ये वैल्यूज बदलेगी, F2 की जगह क्या आ जाएगा, F1, I1 I2 एज इट इज रहेंगे, क्योंकि दोनों है तो दोनों मल्टीप्लाई करवाने पड़ेंगे और बाकी तो कुछ है ही नहीं, लंबाई सेम है दोनों की, तो यहाँ पर केवल बल चेंज होगा। तो यहाँ पे आप नोट कर लो, उसके बाद हम PQ के कारण निकालते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार PQ चालक के लिए प्रति मीटर लंबाई पर कार्यरत बल। ओके, तो वही होगा, केवल F2 की वैल्यू की जगह आ जाएगा हमारा F1 अपॉन L इक्वस टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ओके, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि F2, हमने शायद पिछले वाले को नाम नहीं दिया था PQ के कारण, F2 वाले को, तो उसको आप समीकरण 3 नाम दे देना, इसको समीकरण 4 नाम दे देना। तो हम यहां से लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से, यहां समीकरण 3 व 4 से क्या होगा, F2 अपॉन L इक्वस टू F1 अपॉन L, दोनों की वैल्यू है सेम, तो इनको हम दोनों को इसके बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि इसके कारण प्रति मीटर लंबाई पर PQ के कारण प्रति मीटर लंबाई पर RS पर जो बल लगेगा वो होगा, और RS के कारण PQ पर जो प्रति मीटर लंबाई पर बल लगेगा वो होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ओके, आज का वीडियो यही खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, तो ये नोट कर लेना, आज का वीडियो यही खत्म होता है, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।